इंडियन एविडेंस एक्ट में अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपको 2 निर्वचन पढ़ाए गए थे। पहला आपका पढ़ाया गया था न्यायालय या कोर्ट की परिभाषा, और दूसरा आपको पढ़ाया गया था फैक्ट या तथ्य की परिभाषा। अब हम तीसरा पॉइंट चलते हैं। कि जहाँ तक तीसरे पॉइंट की बात है, तीसरे पॉइंट में जो आपका पढ़ना है वह विवादक तथ्य पढ़ना है। विवादक तथ्य, इसको फैक्ट इन इशू कहा जाता है। फैक्ट इन इशू इंग्लिश में या उर्दू में आपका जो कहा जाता है तनकीह कहा जाता है उर्दू में, तनकीह। जब भी आप फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य पढ़ेंगे, आपका मेंस में भी क्वेश्चन आता है, प्री में भी लगातार क्वेश्चन बनता है, इंटरव्यू में भी बनता है। क्वेश्चन का मॉडल पहले बना दिया जाए तब आपको बताया जाए। क्वेश्चन का मॉडल ये बनता है कि फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य को परिभाषित करिए, फिर रेलेवेंट फैक्ट या सुसंगत तथ्य को परिभाषित करिए और दोनों में डिफरेंस या अंतर बताइए। प्री में भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंटरव्यू में भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब विवादक तथ्य पढ़ने से पहले एरिया कवर की जाती है कि विवादक तथ्य या फैक्ट इन इशू जब भी आप पढ़िए तो किन किन सेक्शनों को आप कवर करेंगे। विवादक तथ्य जब भी पढ़िए तो साक्ष्य अधिनियम की धारा अर्थात एविडेंस एक्ट की धारा 3 पढ़ना है, फिर 5 पढ़ना है। यानी कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 और 5 को पढ़ना है फैक्ट इन इशू में। फिर आपका जो CRPC में पढ़ना है, यानी कि जब भी फैक्ट इन इशू पढ़िए तुरंत आपको CRPC में भी जाना पड़ेगा, और CRPC में आपको जो पढ़ना है धारा 2B पढ़ना है। तत्पश्चात आपका धारा 211 से लेकर आपका 224 तक पढ़ना है CRPC में। तत्पश्चात आपका जो सेक्शन CRPC में पढ़ना है वह सेक्शन आपका है CRPC का कह सकते हैं कि CRPC का जो सेक्शन आपको पढ़ना है वह 464 पढ़ना है, यानी कि 464 पढ़ना है। फिर आपका CRPC में जो सेक्शन पढ़ने हैं वह 228 पढ़ना पड़ेगा, 228 सेक्शन पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर आपका 240 पढ़ना है। CRPC की धारा 240 भी पढ़ेंगे। फिर आपका जो पढ़ा जाता है 246 पढ़ना है। इस बार UP APO में आया भी था 246। फिर आपको पढ़ना है CRPC की धारा 251। यानी कि जब भी फैक्ट इन इशू पढ़िए, तनकीह को पढ़िए, CRPC की इतनी धाराएं आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। इसके बाद CPC भी पढ़ना पड़ेगा आपको। जहाँ तक CPC की बात है, CPC में आपको पढ़ना है आदेश 14, यानी कि आदेश 14 का नियम 1 to 7, यानी कि फर्स्ट से लेकर 1 to 7, यानी कि नियम 1 से लेकर और आपका 7 तक पढ़ना है।
नियम 1 से लेकर 7 तक पढ़ना है। फिर आपको फैक्ट इन इशू में फैक्टा प्रोबेंडा पढ़ना है। इसको भी खूब इंटरव्यू में पूछा जाता है। फैक्टा प्रोबेंडा, फैक्टा प्रोबेंडा पढ़ना है आपका फैक्ट इन इशू में, फैक्टा प्रोबेंडा पढ़ना है। फिर आपका जो फैक्ट इन इशू में पढ़ना है ये आपका ये पढ़ना है कि सब्सटेंसिव लॉ यानी कि मौलिक विधि पढ़नी है। मौलिक विधि को पढ़ना है और प्लस प्लीडिंग की विधि यानी कि अभिवचन की विधि को पढ़ना है। फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि किसी मामले में क्रोड क्या होता है, आधारशिला मामले की क्या होती है, तो आपको आधारशिला भी पढ़ना है। आधारशिला क्या होती है अगर पूछ ले तो जो फैक्ट इन इशू होता है वहीं आधारशिला होता है। यानी कि जब भी आप फैक्ट इन इशू पढ़िए इतनी बातों को कवर करते हुए आपको पढ़ना है। आइए फैक्ट इन इशू का एक पहले उदाहरण देखा जाए और तब आपका और चीज़ें बताई जाए। जहाँ तक फैक्ट इन इशू का उदाहरण की बात है, पहले समझने का उदाहरण से प्रयास करिए। जैसे उदाहरण के रूप में चूँकि करंट मामला सुशांत सिंह राजपूत का चल रहा है इस समय, तो करंट मामले पर ही उदाहरण दिया जाए। जैसे कि प्रोसिक्यूशन या अभियोजन या परिवार ये इल्ज़ाम लगा रहा है, यानी कि अभियोजन ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपका रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को कह सकते हैं कि ड्रग्स देकर और इत्यादि देकर मारा। ऐसी दशा में ये इल्ज़ाम अभियोजन या प्रोसिक्यूशन लगा रहा है। रिया चक्रवर्ती इससे डिनाई कर रही हैं, इनकार कर रही हैं, डिनाई कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट इन इशू का मतलब ही ये हुआ कि एक पार्टी डिमांड करे, मांग करे, किसी तथ्य को स्वीकार करे और दूसरी पार्टी उस तथ्य से डिनाई करे, इनकार करे। अर्थात जबकि एक पक्षकार किसी तथ्य की मांग करता है, डिमांड करता है और दूसरा पक्षकार उस डिमांड को डिनाई करता है, इनकार करता है, तो मांग और इनकार से जो उत्पन्न होता है उसी को फैक्ट इन इशू कहा जाता है। देखिए आपका विवादक तथ्य में पहले शब्दों को तोड़िए। विवादक तथ्य यानी कि इसका मतलब ये आया कि ऐसा तथ्य या ऐसी बात या ऐसा तथ्य जिस पर कि पक्षकारों में विवाद हो। विवाद का मतलब कि मतभेद हो, अर्थात ऐसी बात, ऐसा वाक़या, ऐसी घटना जिसको लेकर पक्षकारों में मतभेद हो, विवाद हो, उसी को हम तनकीह या विवादक तथ्य कहते हैं। तथ्य का मतलब हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था काफ़ी डिटेल में। जो तथ्य फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। इसी तथ्य को लेकर पक्षकारों में मतभेद हो सकता है। तो जिस तथ्य को लेकर पक्षकारों में मतभेद हो मतलब विरोधाभास हो, अर्थात एक पक्षकार डिमांड करे और दूसरा डिनाई करे, उसी को फैक्ट इन इशू कहा जाता है। उदाहरण के बाद बेयर एक्ट शुरू करने के पहले
ये जितनी बातें आपको हम लिखे हैं इसको सबसे पहले आपको इससे अवगत होना है। आपका एक एक बातों को समझिए और तब आपका बेयर एक्ट की जो भाषा है वह भाषा बताई जाएगी। यानी कि सबसे पहले आप आसान भाषा में समझिए। बेयर एक्ट की भाषा थोड़ा कठिन है, उसको अभी तोड़ा जाएगा, लेकिन सबसे पहले जो जो सेक्शन हमने लिखे हैं उन सेक्शनों को कम से कम एक बार आपका बता दिया जाए। पहला सेक्शन 3 है, तो सेक्शन 3 में फैक्ट इन इशू को, विवादक तथ्य को इंटरप्रेट किया गया है, निर्वचित किया गया है। यानी कि एविडेंस की धारा 3 में विवादक तथ्य को निर्वचित किया गया है, जिसकी परिभाषा डिटेल में आपको बताई जाएगी। तत्पश्चात एविडेंस की धारा 5 देखनी है। धारा 5 एविडेंस की कुंजी कही जाती है, क्रोड कही जाती है। धारा 5 में सुसंगतता या रेलेवेंसी का नियम भी समाहित है। धारा 5 एविडेंस की ये बता देती है कि जो भी न्यायालय में एविडेंस प्रस्तुत किया जाएगा या तो वह रेलेवेंट फैक्ट का होगा या फैक्ट इन इशू का। यानी कि रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को एविडेंस में आप न्यायालय में पेश कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो धारा 3 में विवादक तथ्य को निर्वचित किया गया है, इस विवादक तथ्य के बारे में तथ्य के बारे में आप एविडेंस प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये बात सेक्शन एविडेंस के 5 में बताई गई है। अब आइए कोरिलेट जो आपको करना है सीआरपीसी में करना है। देखिए सीआरपीसी में जो चार्ज लगता है अभियुक्त पर, जो आरोप का विरचन होता है, जो चार्ज फ्रेम होता है, आरोप का जो निर्माण होता है, उसी को फैक्ट इन इशू कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में प्रोसिक्यूशन कहता है कि अभियुक्त ने मैंने हत्या की है और अभियुक्त कहता है कि ये हत्या हमने नहीं की, अर्थात प्रोसिक्यूशन डिमांड करता है और अभियुक्त डिनाई करता है और डिमांड और डिनाई का परिणाम ही होता है फैक्ट इन इशू। अब आपका सीआरपीसी में आरोप के बारे में कहाँ कहाँ प्रावधान किए गए हैं, इसको एक जगह एकत्र कर लेना है, क्योंकि यही फैक्ट इन इशू होते हैं, यही विवादक तथ्य होते हैं। देखिए चार्ज या आरोप की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2B में दी गई है। यानी कि चार्ज या आरोप को सीआरपीसी की धारा 2B में डिफाइन किया गया है। आरोप या चार्ज के बारे में या इल्ज़ाम के बारे में विस्तृत प्रावधान सीआरपीसी की धारा 211 से लेकर 224 तक में किया गया है। यदि आरोप में कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या परिणाम होगा, इस बात का उल्लेख सीआरपीसी की धारा 464 में किया गया है। अर्थात सीआरपीसी की धारा 464 में किया गया है। कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय के समक्ष जो ट्रायल होता है, उस ट्रायल में जो चार्ज फ्रेम होता है, आरोप का निर्माण होता है, उसका प्रावधान सीआरपीसी की धारा 228 में दिया गया है, अर्थात 228 में है। फिर आपका
वारंट मामले जो मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल योग्य हैं, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं, और जो पुलिस रिपोर्ट पर दायर हैं, यानी कि पुलिस रिपोर्ट पर जो दायर हैं उसमें मजिस्ट्रेट जो चार्ज फ्रेम करता है वह सीआरपीसी की धारा 240 के तहत करता है। और मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का ट्रायल जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न हो, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न का मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट ने सुमोटो से स्वप्रेरणा से काग्निजेंस लिया हो, या कंप्लेंट या इस्तिगासा या परिवाद किया गया हो, ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट वारंट मामलों में जो चार्ज फ्रेम करता है वह करता है सीआरपीसी की धारा 246। ये क्वेश्चन बता दिया जाए, इस बार यूपी एपीओ में आया था 246, इस बार ही आया था। और जो समन मैटर होते हैं, समन मामले होते हैं, उसमें मजिस्ट्रेट द्वारा जो चार्ज फ्रेम किया जाता है, जो आरोप का निर्माण किया जाता है, उस आरोप के निर्माण की बात की गई है 251 सीआरपीसी में। इसका मतलब ये हुआ कि सीआरपीसी में जो चार्ज फ्रेम होता है, जो आरोप होता है आपका, वही जो आरोप है फैक्ट इन इशू कहलाता है। जहाँ तक सिविल मामलों की बात है, सिविल मामलों में अगर हम कहें कि फैक्ट इन इशू क्या होता है, तो सिविल मामलों में जो फैक्ट इन इशू का निर्माण किया जाता है, तथ्य के विवादकों का निर्माण किया जाता है, वह है आदेश आपका 14 के नियम 1 से लेकर 7 तक में प्रावधान किया गया है। यानी कि सीपीसी के आदेश 14 के नियम 1 से लेकर 8 तक में आपका कैसे फैक्ट इन इशू निकाला जाएगा, इस बारे में प्रावधान किया गया है। यहाँ से भी अच्छा कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है। फैक्ट इन इशू 2 प्रकार का होता है, एक आपका लॉ का और दूसरा आपका फैक्ट का। यानी कि एक जो फैक्ट इन इशू होता है विधि का विवादक, और दूसरा तथ्य का विवादक, और तीसरा तथ्य तथा विधि का मिश्रित विवादक। इसको थोड़ा बहुत आपको समझना है कि विधि का विवादक क्या होता है और तथ्य का विवादक क्या होता है, इसी पर क्वेश्चन अटैक किया जाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन आपका कहाँ बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कौन विधि का विवादक होता है। 4 5 3 ऑप्शन देगा 4, तो 2 मैं उदाहरण बता रहा हूँ। जो न्यायालयों का जुरिडिक्शन होता है, जुरिडिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार कहिए या अधिकारिता कहिए, क्षेत्राधिकार होता है, ये आपका कह सकते हैं कि विधि का विवादक होता है। इसके बाद वाद दायर करने के लिए जो लिमिटेशन पीरियड हैं, जो अवधि है, जो टाइम है, जो समय है, या जो मर्यादा काल है, या जो कानून ने परिसीमा लगाई है, यानी कि परिसीमा काल जो होता है, परिसीमा काल ये आपका कह सकते हैं कि विधि का विवादक होता है। अब क्षेत्राधिकार, एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए किसी सिविल न्यायालय ने किसी मुकदमे को ग्रहण कर लिया, तो उसके जुरिडिक्शन पर आपत्ति की जा सकती है कि हजूर इनको अधिकारिता न होते हुए
इन्होंने इस मामले में कह सकते हैं कि ये मामला संज्ञान में लिया है, कॉग्निजेंस लिया है, इसका ट्रायल कर रहे हैं, अतः इनको हक ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है ट्रायल करने का। दूसरा लिमिटेशन पीरियड एक देख लिया जाए। अगर किसी मुकदमे को दायर करने का समय बीत गया है, ऐसी दशा में उसके बाद यदि मुकदमा दायर किया जाता है तो ऐसी दशा में वह मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा, वाद पत्र रिजेक्ट कर दिया जाएगा सीपीसी के आर्डर 7 रूल 11 के तहत। अर्थात वाद पत्र का नामंजूरन यानी कि प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा यदि वाद दायर करने की समय सीमा व्यतीत हो गई है। अब क्वेश्चन देखिए कैसे यहाँ बना है कि सर्वप्रथम किस विषय पर, किस विवादक पर हियरिंग या सुनवाई होती है। तो अच्छे से इसको तैयार रखिए। सबसे पहले जो सुनवाई होगी वह विधि के विवादक पर होगी, जो हमने 2 उदाहरण बताया, जुरिडिक्शन और लिमिटेशन पीरियड। यानी कि सबसे पहले न्यायालय अब ये निर्धारित करेगा कि क्या उसे जुरिडिक्शन है कि नहीं, या क्या इस वाद, अपील, आवेदन इत्यादि को दायर करने की समय सीमा बीत गई है कि नहीं। इस पर एक उदाहरण देखा जाए आपका क्रिमिनल में जाकर, और क्रिमिनल में आपका कह सकते हैं अभी मामला जो आया सुशांत सिंह राजपूत का मामला आया। देखिए उसमें क्या टेक्निकल बातें सुप्रीम कोर्ट ने बताई। बॉम्बे में घटना घटित होती है और एफआईआर पटना में होता है। तो सामान्य नियम ये है कि जिस स्थान पर घटना हुई है, अगर उस स्थान के बाहर जाकर यानी कि उस थाने की एरिया के बाहर जाकर यदि एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो वह 0 एफआईआर या नील एफआईआर या शून्य एफआईआर कही जाती है। इसलिए शून्य एफआईआर की कही जाती है कि जो क्राइम नंबर होता है, अपराध संख्या होता है, वह थाने वाले नहीं लिखते और जहां घटना हुई है उस एफआईआर को वहां ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब चूँकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एफआईआर बिहार में हो गई और बिहार सरकार के रिकमेंडेशन पर सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई, सुप्रीम कोर्ट में विवाद उत्पन्न हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने आपका उदारवादी लिबरल आपका प्रावधानों का इंटरप्रिटेशन किया और ये बता दिया कि पीड़ित या विक्टिम के जो पिता हैं वो भी विक्टिम तो हैं ही, वह चूँकि पटना में रहते हैं अतः पटना में भी एफआईआर दर्ज की जा सकती हैं और उसे 0 एफआईआर नहीं माना जाएगा। यानी कि विधि की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट समय समय पर करता रहता है। अब ये जो व्याख्या आई है यह न्याय की हत्या को रोकने के लिए यानी कि घोर अन्याय को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, उसी आधार पर ये एक नई व्याख्या आई है। तो हम लास्ट में ये जान लेना है कि जो विवाद होता है सबसे पहले विधि के विवाद पर ही सुनवाई हो। अब आइए फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य या तनकीह को आगे बढ़ाया जाए। तनकीह को फैक्टा प्रोबैंडा कहा जाता है। ये उत्तराखंड में आपका कई बार क्वेश्चन बना है। तो पहले तो आपको फैक्टा प्रोबैंडा समझने के पहले यहाँ आपको 2 बातों से पहले हम अवगत कराएं और देखिए फैक्टा प्रोबैंडा होता क्या है। इसको अच्छे से और समझिए।
बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका फैक्टा प्रोबेंडा से। आपका इंटरव्यू में प्री में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उत्तराखंड ने पिछली बार काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनाया। आइए देखा जाए इसको फैक्टा प्रोबेंडा होता क्या है। देखिए आपका एक होता है फैक्टा प्रोबेंडा और दूसरा फैक्टा प्रोवेंसिया। फैक्टा प्रोबेंडा होता है और एक होता है फैक्टा प्रोवेंसिया। देखिए फैक्टा प्रोबेंडा का मतलब ये हुआ कि जिस फैक्ट को, जिस तथ्य को न्यायालय में प्रूफ करना है, साबित करना है, प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है, यानी कि ऐसी बातें जिसे न्यायालय में सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है, प्रूफ करना है। और फैक्टा प्रोवेंसिया का मतलब ये हुआ कि जिसके माध्यम से सिद्ध करना है, यानी कि वह कौन सा माध्यम होगा, कौन सा तरीका होगा जिसे प्रोबेंडा को साबित किया जाएगा। तो जो फैक्टा प्रोवेंसिया होता है इसे रेलेवेंट फैक्ट कहा जाता है, यानी कि इसको कहा जाता है सुसंगत तथ्य। अभी हम बताएंगे सुसंगत तथ्य। सुसंगत तथ्य कहा जाता है और जिसे सिद्ध करना है, साबित करना है न्यायालय में, उसे फैक्टा प्रोबेंडा कहा जाता है। तो अब ये आया कि फैक्ट इन इशू को क्या कहा जाएगा। तो फैक्ट इन इशू को फैक्टा प्रोबेंडा कहा जाएगा और जो रेलेवेंट फैक्ट हैं यानी कि सुसंगत तथ्य हैं, सुसंगत तथ्यों का वर्णन आपका दिया गया है एविडेंस की धारा 6 से लेकर 55 तक में। ये जो फैक्ट हैं इन्हें फैक्टा प्रोवेंसिया कहा जाएगा, अर्थात ये जो तथ्य हैं इनके माध्यम से, इनका सहारा लेकर फैक्टा प्रोबेंडा को प्रूफ किया जाता है, सिद्ध किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है। जब भी ये पढ़िए कम से कम सीपीसी में आपका आदेश 6 यानी कि सीपीसी का आदेश, जब भी इसको पढ़िए, अभी उत्तराखंड ये भी बनाया था, झारखंड भी बनाया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, किसी भी हाल में ये गलत न हो। जो आपका सीपीसी में आदेश 6 का नियम 2 पढ़िएगा, सीपीसी का आदेश 6 का नियम 2। देखिए क्या आपका बना था क्वेश्चन कि प्लीडिंग में अर्थात अभिवचन में किसका उल्लेख किया जाता है, किसको प्लीडिंग में लिखा जाता है। दे दिया था वे तथ्य जिन्हें साबित करना है, फिर दिया था उन तथ्यों को जिनके माध्यम से कोई तथ्य साबित किया जाना है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो ये फैक्टा प्रोवेंसिया होता है इनको प्लीडिंग में नहीं लिखा जाता, ये साक्ष्य संबंधित तथ्य होते हैं। तो किसको प्लीडिंग में लिखेंगे, जिन्हें प्रूफ करना है। तो किसको प्रूफ करना है, फैक्टा प्रोबेंडा को। ये भी आपका प्लीडिंग के पूछा गया था क्वेश्चन कि प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग, प्लीडिंग के सिद्धांत आपका कहाँ दिया गया है, आपका सीपीसी में। तो ये भी अच्छे से तैयार रखिए, आदेश 6 का नियम 2। अब ये पूछा गया था कि किसको अभिवचन में लिखना है, तो फैक्टा प्रोबेंडा को लिखना है कि प्रोवेंसिया को। तो आप बताएंगे फैक्टा प्रोबेंडा को लिखा जाता है और प्रोवेंसिया को नहीं लिखा जाता। तो इसका काम क्या है, तो प्रोवेंसिया का काम ही है कि फैक्टा प्रोबेंडा का अस्तित्व को साबित करना या
ना साबित करना। आइए आपका आगे बढ़ा जाए। आखिर फैक्ट इन इशू को निकाला कैसे जाता है? क्या पहले से सेट हैं फैक्ट इन इशू कि प्रत्येक मामले में आपका निकाला जाता है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि फैक्ट इन इशू को क्या पहले से कहीं दिया गया है कि न्यायालय द्वारा इसको निकाला जाता है, तो आपका जवाब रहेगा किसी भी मामले में फैक्ट इन इशू या तनकीह या विवादक तथ्य पहले से निर्धारित नहीं होते। न्यायालय प्लीडिंग के माध्यम से इसको निकालता है, यानी कि एक पक्षकार डिमांड करता है, दूसरा डिनाई करता है और डिमांड और डिनाई का निष्कर्ष फैक्ट इन इशू निकलता है। फैक्ट इन इशू जो निकाला जाता है उसका नियम कुछ मौलिक विधि अर्थात कुछ सब्सटेंसिव लॉ से और कुछ प्लीडिंग की विधि से लिया जाता है। यानी कि मौलिक विधि और अभिवचन विधि का सहारा लेकर फैक्ट इन इशू को निकाला जाता है। अब अगला क्वेश्चन लास्ट सामान्य ये पूछा जाता है कि किसी मामले की आधारशिला क्या होती है। अगर आपसे पूछे कि किसी मामले का क्रोड क्या है, आधारशिला क्या होती है, बेस क्या होता है, तो वह होता है आपका कह सकते हैं कि फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन उस इशू पर ही सुनवाई होगी, उसी पर बहस होगी, उसी पर जजमेंट आएगा। अगर किसी मामले में कोई फैक्ट इन इशू है ही नहीं तो सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है, साक्ष्य की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण बताया जाए आपका सुशांत केस पर। मान लीजिए सीबीआई न्यायालय इल्ज़ाम लगाता है रिया चक्रवर्ती पर कि इन्होंने सुशांत को 4 बूंद डोज देकर मार दिया। अब 4 बूंद का मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं, हर एक चीज़ बताना आवश्यक नहीं होता, कुछ बातें अंतर्मन से भी जानी जाती हैं। यानी कि व्यक्ति के हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन से कुछ बातों का अनुमान भी लगाया जाता है। तो 4 बूंद जिंदगी के जैसे पोलियो ड्राफ्ट हैं, 2 बूंद जिंदगी के, तो सुशांत के लिए 4 बूंद, 2 बूंद नहीं 4 बूंद जिंदगी के लिए था। तो देखिए आपका एक उदाहरण बताया जाए। अगर न्यायालय रिया चक्रवर्ती पर इल्ज़ाम लगाए, आरोप लगाए कि आपने ओवरडोज देकर इनको मारा और रिया चक्रवर्ती इस इल्ज़ाम को स्वीकार कर लें, तो न तो सुनवाई की आवश्यकता है न ही साक्ष्य की आवश्यकता है। अब जजमेंट सुनाया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट इन इशू किसी मामले का बेस होता है। अगर किसी मामले में कोई फैक्ट इन इशू है ही नहीं तो मामला खारिज हो जाएगा। या फैक्ट इन इशू एक पक्ष का डिमांड किया, दूसरा एक्सेप्ट कर लिया, तो फैक्ट इशू रह ही नहीं गया, अब कोई सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक विधिक अर्थों में फैक्ट इन इशू की बात है, विधिक अर्थों में जो फैक्ट इन इशू हैं इसकी परिभाषा टेक्निकल दी गई है। अब इतना बताने के बाद परिभाषा पर आया जाए। देखिए परिभाषा क्या कहती है। आपका एक एक शब्दों पर अब बेयर एक्ट पर ध्यान दीजिए। देखिए परिभाषा में क्या कहा गया है। फैक्ट इन इशू को धारा 3 में निर्वचित करते हुए ये बताया गया है कि फैक्ट इन इशू से अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत आता है। यानी कि जहाँ भी शब्द मीन्स और इंक्लूड रहे, ये 2 शब्द नियम बना लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये परिभाषा समावेशी है। समावेशी का मतलब ये हुआ कि इस परिभाषा में अन्य बातों को ऐड किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है।
तो परिभाषा आपका अगले लेक्चर में बताया जाएगा।